Okay, so let's resume with decision making. Decision making देखें, जो दो चीजें सिर्फ याद रखनी, वो ये याद रखनी है कौन सी कॉस्ट इज रेलेवेंट. रेलेवेंट कॉस्ट हम लोगों ने क्या कहा था, कौन सी कॉस्ट है, व्हाट इज रेलेवेंट कॉस्ट. जी क्लास, व्हाट इज रेलेवेंट कॉस्ट. रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जो अफेक्ट कर रही हो डिसीजन, जो किसी भी डिसीजन में रेलेवेंट होगी और उसको अफेक्ट कर रही होगी, दैट इज रेलेवेंट कॉस्ट. और कौन कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट होती है, कौन कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट होती है, डिफरेंशियल, अवॉइडेबल. ठीक, डिफरेंशियल या अवॉइडेबल. और फिर हमने क्या कहा, हमने कुछ कॉस्ट का नाम दिया था कि वो कॉस्ट कभी भी रेलेवेंट नहीं होती. सम कॉस्ट, संक, सेम, सेम, अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल. ये कॉस्ट कभी भी रेलेवेंट नहीं होती. ठीक है, क्लियर. ये चीजें दिमाग में रखो. हम लोगों ने अब तक जो बातें की, इन दैट वी डिस्कस्ड वन नॉर्मल सिचुएशन एंड वन बिजनेस सिचुएशन. आज जो हम डिसीजन मेकिंग करेंगे वो सारी की सारी आर बिजनेस सिचुएशंस. द फर्स्ट वन इज ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस सेक्टर. कि अगर कोई प्रोडक्ट लाइन है आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से कोई एक प्रोडक्ट को आप ड्रॉप कर दें, या किसी एक सेगमेंट को या किसी एक डिपार्टमेंट को आप ड्रॉप कर दें. ठीक है, आपने डिसाइड करना है कि उस डिपार्टमेंट को ड्रॉप करना है कि नहीं करना है. अब याद रखें, अगर कोई डिपार्टमेंट इज मेकिंग लॉसेस, तो आपका पहला इंप्रेशन होगा कि ड्रॉप कर दें. सर लॉस कर रहा है, हटा दें इसको. इस तरह नहीं करना, इस तरह नहीं करना. आपने क्या करना है, आपने ये चीजें देखी, डिफरेंशियल, अवॉइडेबल. उसके बाद डिसाइड करना है कि ड्रॉप करना है या नहीं करना. डायरेक्ट पहले से आपने नहीं डिसाइड करना है कि ड्रॉप करना है. सही है, स्टार्ट करें. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो one of the most important decisions managers make is whether to add or drop a business segment such as a product or a store. So this is an important decision, whether you are dropping a segment or a product, या कोई डिपार्टमेंट है उसको आप ड्रॉप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. आपने उसको ड्रॉप करना है, अच्छा रहेगा आपके लिए या नहीं अच्छा रहेगा. ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड यू नीड टू कीप इन माइंड डिफरेंशियल एंड अवॉइडेबल कॉस्ट. इसको दिमाग में रखना है. ओके, लेट्स सी हाउ रेलेवेंट कॉस्ट शुड बी यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ डिसीजन. दिस इज द सिचुएशन. ये सिचुएशन है, इसको गौर से पढ़िएगा. Due to the declining popularity of digital watches, Royal Company's digital watch line has not reported a profit for several years. एक कंपनी है रॉयल कंपनी, उसका एक सेगमेंट है, बहुत सारी चीजें बनाती है, उसमें एक चीज वो बनाती है डिजिटल वॉच. वो कह रहा है कि डिजिटल वॉच ने पिछले कई सालों से कोई भी प्रॉफिट नहीं किया. अब अगर ऐसी सिचुएशन आपको मैं बताऊं कि यार एक बिजनेस है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट है, उसने कई सालों से प्रॉफिट नहीं किया, तो आपका पहला डिसीजन क्या होगा, ड्रॉप कर दें. आप कहेंगे सर हटा दें, अगर प्रॉफिट नहीं करता हटा दें. लेकिन ये इतना आसान नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा, फिर डिसाइड कीजिए. ठीक है, ओके, आगे चलें. लोअर इज कंसीडरिंग ड्रॉपिंग दिस प्रोडक्ट लाइन. लोअर कहता है कि इसको ड्रॉप करना, लेकिन आपने क्या करना है, लोअर शुड ड्रॉप द डिजिटल वॉच सेगमेंट ओनली इफ इट्स प्रॉफिट वुड इंक्रीज. अब जरा गौर से सुनो, अगर मैं इस प्रोडक्ट लाइन को ड्रॉप कर दूं तो क्या इस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा. अगर होगा तो फिर इसको ड्रॉप करना है. लेकिन अगर इसको ड्रॉप करने की वजह से इस कंपनी का लॉस ज्यादा हो जाए या प्रॉफिट कम हो जाए, तो फिर इस चीज को ड्रॉप नहीं करना. ठीक है, गॉट द आइडिया. ओके, लेट्स स्टार्ट. This would only happen if the fixed cost savings exceed the loss contribution margin. अब यहाँ पे आपको दो चीजें बता रहा है, एक बता रहा है फिक्स कॉस्ट सेविंग और एक बता रहा है लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन. ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर फिक्स कॉस्ट की सेविंग ज्यादा हो जाए लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से तो ड्रॉप करना. फिक्स कॉस्ट की सेविंग ज्यादा हो जाए ड्रॉप कंट्रीब्यूशन लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से तो ड्रॉप करना. लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, मैं इस प्रोडक्ट को बंद कर रहा हूं तो इस प्रोडक्ट की सेल अब होगी नहीं होगी. इस प्रोडक्ट के में जो वेरिएबल कॉस्ट लगेगा वो अब लगाना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा. तो इसका मतलब ये है कि इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन चला जाएगा ना. अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी नहीं है. ठीक है,
इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को जो चला गया इसको कंपेयर करना है फिक्स कॉस्ट की सेविंग के साथ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस को कंपेयर करना है फिक्स कॉस्ट की सेविंग के साथ। अगर फिक्स कॉस्ट की सेविंग ज्यादा है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस कम है, ठीक, तो फिर तो ड्रॉप करते हैं। और अगर फिक्स कॉस्ट की सेविंग कम है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस ज्यादा है तो फिर ड्रॉप नहीं करना। सही है? क्लियर है? स्टार्ट करें क्वेश्चन को, स्टार्ट करें क्लास। ये डेटा है आपका, ये सारा डेटा है और ये कंट्रीब्यूशन सेगमेंट इनकम स्टेटमेंट है डिजिटल वॉच की। और ये जो डेटा आपको गिवन है ये किस फॉर्मेट में है? व्हिच फॉर्मेट इज दिस? जी क्लास, व्हिच फॉर्मेट इज दिस? इनकम स्टेटमेंट है, किस फॉर्मेट में? वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, क्या उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्टिंग वाली को क्या बोलते हैं? उसको क्या, कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट। ठीक, आपसे मैंने पहले कहा था कि हम लोग डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी, जितनी भी मैनेजरियल अकाउंटिंग होगा, उसमें सब हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट को इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट। सेल्स 500,000, variable expenses are given, variable manufacturing cost 120, variable shipping 5,000, commission 75,000। ये कितना बन गया? 120 plus 5, 125 plus 75, 200,000। यस 200,000, ठीक। 500 minus 200, 300। ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो अगर आपने इसको बंद कर दिया तो ये 3 लाख आपसे, अगर आपने इसको बंद कर दिया तो ये 3 लाख आपसे चले जाएंगे। लॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये सारी क्या चीजें? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? जनरल फैक्ट्री ओवरहेड 60, सैलरी ऑफ लाइन मैनेजर 90, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट 50, एडवर्टाइजिंग 100, रेंट 70, जनरल एडमिन एक्सपेंसेस 70। सो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 60 plus 90, 150 plus 50, 200 plus 100, 300 plus 70, 370 plus 30, 400, 400, 300 minus 400, minus 100। ये आ रहा है आपके पास लॉस। तो हमने कहा था कि ये सेगमेंट लॉस कर रहा है, आपके सामने है लॉस कर रहा है। आपने डिसाइड करना है कि इसको ड्रॉप कर दूं या ना करूं। हमने डिसीजन के लिए क्राइटेरिया क्या पढ़ा कि हमने ये देखना है कि क्या फिक्स कॉस्ट सेविंग और लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसमें से कौन सी चीज ज्यादा है। ठीक है, अगर ये सेगमेंट ड्रॉप कर दूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से कितना जाएगा? 3 लाख। अब ये फिक्स कॉस्ट में सारा कमाल है। फिक्स कॉस्ट को आपने देखा इसमें कौन सी चीजें अवॉइडेबल है, कौन सी नहीं है। बात चीज इसमें से अवॉइडेबल होंगी और बात चीजें अवॉइडेबल नहीं होंगी। जो चीजें अवॉइडेबल है वो कौन सी है? रेलेवेंट और इररेलेवेंट। रेलेवेंट। और जो अनअवॉइडेबल है वो इररेलेवेंट, उसको हटा दो। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो क्लास। ओके, लेट्स स्टार्ट। इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड that total fixed general factory overhead and general administrative expenses would not be affected if the digital watch line is dropped. Total fixed general and general administrative. Total fixed general. ये आ गया? यस। And general admin. ये आ गया। ये दोनों अफेक्ट नहीं होंगी। इसका क्या मतलब? ये दोनों अफेक्ट नहीं होंगी। वो कह रहा है कि ये दोनों would not be affected, would not be affected if the digital watch line is stopped। इसका क्या मतलब? अगर ये हट भी जाए तो सेम, ये हट भी जाए तो ये सेम रहेगा। तो अगर ये सेम रहेगा तो ये अवॉइडेबल हो गया या अनअवॉइडेबल? अनअवॉइडेबल। तो अगर ये अनअवॉइडेबल है तो क्या हम इसको डिसीजन मेकिंग में लेंगे? नहीं लेंगे। तो इन दोनों को हटा दिया। ठीक है, अनअवॉइडेबल को हटा दिया। अनअवॉइडेबल हमारे काम की नहीं है। देखिए आपसे पहले कहा था अनअवॉइडेबल को क्रॉस। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे सेव है? एक आगे देखते हैं। The fixed general factory overhead and general administrative expenses assigned to this product would be reallocated to other product lines।
क्या आप खाली एक वॉच बनाते हैं? नहीं, आप बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ठीक है, एक फैक्ट्री, ये फैक्ट्री, इसके अंदर मैं यहाँ पर वॉच बना रहा हूँ, एक कमरे में कंप्यूटर्स बना रहा हूँ, एक कमरे में लैपटॉप्स बना रहा हूँ, एक कमरे में कैलकुलेटर्स बना रहा हूँ, एक कमरे में कुछ और चीज बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स, हर एक अलग अलग स्पेस है। अब मेरे पास ये दो एक्सपेंस है, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड, जनरल यानी पूरी फैक्ट्री का ओवरहेड। ठीक है, पूरी फैक्ट्री का ओवरहेड। पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड में वैसे आपके हिसाब से क्या चीज आ रही होगी? आपके हिसाब से क्या चीज आ रही होगी? जनरल फैक्ट्री ओवरहेड। इसकी एग्जांपल क्या होगी? फैक्ट्री ओवरहेड की एग्जांपल क्या है? कोई एक दो एग्जांपल से। कौन सा एक्सपेंस? इनडायरेक्ट है, कोई एक एग्जांपल देना उसकी, कोई एक एग्जांपल दें जो इसमें ना, जो इसमें ना, इसके अलावा। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सपेंस है। अब अगर मैं वॉच नहीं बनाता, तो क्या उस कमरे में कोई और काम नहीं हो रहा होगा? और याद रखिए ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सपेंस है वो वेरिएबल है ना, तो कोई फिक्स एक्सपेंस सोचें, कोई फिक्स एक्सपेंस सोचें। फैक्ट्री का रेंट यहां पर कहीं पर आ रहा है, रेंट आ रहा है, रेंट को छोड़ दें, कोई और सोचे। टेलीफोन बिल्स फैक्ट्री का, फैक्ट्री में ऐसे टेलीफोन बिल्स नहीं होते, ऑफिस में होते हैं ना, फोन की ऑफिस में जरूरत पड़ती है, फैक्ट्री में नहीं पड़ती। कोई और सोचे। सुपरवाइजर, लाइन मैनेजर उसने दिया हुआ है, सुपरवाइजर उसने नहीं दिया हुआ, चले समझे ये सुपरवाइजर है किसी का। ठीक है, एक एग्जांपल हमने ली सुपरवाइजर की। अगर सुपरवाइजर, अगर ये डिजिटल वॉच नहीं है, ठीक है, तो इसी को मैं किसी और जगह पे रीएलोकेट, एक वर्ड होता है रीएलोकेट का मतलब ये कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह। तो अगर डिजिटल वॉच मैंने खत्म कर दिया, तो मैंने उसकी बजाय कैलकुलेटर्स और मेरा एक और प्रोडक्ट या लैपटॉप एक प्रोडक्ट, तो मैं इस सुपरवाइजर को हटाकर दूसरी जगह रख देता हूं, तो क्या उसकी सैलरी खत्म होगी? क्या उसकी सैलरी खत्म हो जाएगी डिजिटल वॉच के साथ? नहीं खत्म होगी ना। तो डिजिटल वॉच को खत्म करने का फायदा मुझे हुआ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो चीजें हैं, ये डिजिटल वॉच के खत्म करने से ये दो एक्सपेंसेस खत्म नहीं होते। उसने आपको बता दिया भाई ये खत्म नहीं होंगे, ये उठाकर रीएलोकेट हो जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, किसी और जगह पे चले जाएंगे। तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा इसकी वजह से, या कॉस्ट कम हो जाएगी कंपनी की? नहीं होगी। तो ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, ये रेलेवेंट नहीं है। इस वजह से इस दोनों को मैंने क्रॉस कर। क्लियर है? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है क्लास? ओके, आगे चलें। The equipment used to manufacture digital watches has no resale value or alternative use. इसका क्या मतलब? Equipment used to manufacture digital watches. डिजिटल वॉच मैं किसी मशीन पे बना रहा हूँ, ठीक है? अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं एक चीज खत्म कर दूं, तो उसकी जो मशीन है उसको कहीं और इस्तेमाल कर दूंगा, या उसको मैं कहीं और बेच दूंगा ना, बस फालतू हो गया, इसको बेचूंगा तो इससे मुझे पैसे आ जाए। तो इसका मतलब ये अगर मैं डिजिटल वॉच को खत्म करूं तो इसकी मशीन बेच दूं तो मुझे पैसे आएंगे। लेकिन ये क्या है, इस इक्विपमेंट का कोई रीसेल वैल्यू है? नहीं। क्या इसको कहीं और इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो क्या इसका एक्सपेंस मुझे बच जाएगा फिर? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका डिप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट है ये डिफरेंशियल कॉस्ट है। क्या ये डिफरेंशियल या अवॉइडेबल कॉस्ट है? क्या डिजिटल वॉच को खत्म करने से ये एक्सपेंस खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। इसको फुल डिप्रिशिएट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसका और कोई इस्तेमाल है ही नहीं, कहीं और इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। तो इसको क्या ये रेलेवेंट होगी? ये भी आएंगे। अब क्या सिचुएशन रहेगी?
कितनी रेलेवेंट कॉस्ट है मेरे पास? 90, 100, 70। देखते हैं कुछ और, कोई और चीज है इसमें? ये कर दिया हमने, ये भी कर दिया हमने। ओके, शुड लोवेल रिटेन और ड्रॉप द डिजिटल वॉच सेगमेंट। बस अब मुझे फाइनल आंसर बताइए। ये आपके सामने सारा डेटा है, बताइए अब बोलिए। जी, अगर आप डिजिटल वॉच को खत्म करेंगे तो कितने पैसे आप बचा सकते हैं? पहले ये बताइए, आप कितने पैसे बचा सकते हैं? हम 90, 170, कौन कौन से बचा सकते हैं? 60 हम बचा सकते हैं? नहीं। 90 बचा सकते हैं? यस। 50 बचा सकते हैं? नो। 100 बचा सकते हैं? यस। 70 बचा सकते हैं? यस। 30 बचा सकते हैं? नो। तो मैं कितने पैसे बचा सकता हूँ? 90 प्लस 100 प्लस 70 विच इक्वल्स 260। 260 मेरी क्या है? फिक्स कॉस्ट से, ठीक। लेकिन अगर मैं डिजिटल वॉच को बंद कर दूं तो कितने पैसे मुझसे चले जाएंगे? 50, कितने पैसे मुझसे चले जाएंगे? मैं डिजिटल वॉच जब बेचता हूं तो कितने पैसे कमाता हूं? 5 लाख की सेल होती है। लेकिन इस 5 लाख की सेल करने के लिए कितने पैसे मुझे लगाने पड़ते हैं? वेरिएबल 2 लाख, 2 लाख। तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आता है? 3 लाख, 3 लाख। तो लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो गया? 3 लाख। तो कौन सी चीज ज्यादा है, लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन या फिक्स कॉस्ट सेविंग? तो क्या करना चाहिए? इसको रखना चाहिए या रखना चाहिए। अब देखिए, थोड़ी देर पहले जब हमने ये देखा कि 1 लाख का नुकसान है तो आपने कहा सर इसको तो हटाएं। लेकिन अभी हमने देखा कि अगर इसको हटा दूं तो फिर मुझे 40,000, मुझे 1 लाख की बजाय कितना नुकसान होगा? 60, 50, 30, कितना हो गया? 140, 140। मुझे 140 का नुकसान, 40 का ये फर्क जो इसमें आ रहा है और 1 लाख का वैसे भी था, तो 140 का नुकसान होगा। अगर रखूंगा तो 1 लाख का नुकसान, अगर हटा दूं तो 140 का नुकसान। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है? रखना ज्यादा अच्छा है ना। 1 लाख का नुकसान कम, 1,40,000 का नुकसान ज्यादा है। तो मुझे इस डिजिटल वॉच को रखना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? अब तो बताइए ये डिसीजन किस वजह से आया? ये डिसीजन आपने किस वजह से किया? अगर ये सिंपल इसको आप देखते तो आप कहते सर इसको हटाएं, लेकिन ये सारा मसला कहां से चेंज हुआ? फिक्स, कौन सी फिक्स कॉस्ट की वजह से? कौन सी फिक्स कॉस्ट की वजह से? सेविंग की कौन सी फिक्स कॉस्ट? कौन सी वाली फिक्स कॉस्ट जो कि अनअवॉइडेबल थी ना? देखिए, ये अनअवॉइडेबल थी, ये अनअवॉइडेबल थी, ये अनअवॉइडेबल थी। तो ये सारा मसला आया अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। ये अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ओके, इसको हम बोलते हैं, ये जो अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट। कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट, इसको कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट क्यों बोलते हैं और कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है? कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है एक दफा फिर बताता हूं। अगर ये मेरी फैक्ट्री है, इसके अंदर ये रूम्स हैं और इसके अंदर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं और इसका पूरा रेंट है मेरे पास 1 लाख का, ठीक है? तो अगर एक प्रोडक्शन में खत्म कर दूं एक चीज की, तो क्या मेरी पूरी फैक्ट्री का रेंट कम हो जाएगा 1 लाख से? नहीं कम होगा, नहीं कम होगा। कॉमन फिक्स कॉस्ट है ये, कॉमन फिक्स कॉस्ट है, ये कम नहीं होगा। फैक्ट्री का एक मैनेजर है, एक मैनेजर, जनरल मैनेजर जो पूरी फैक्ट्री को देखता है। हर प्रोडक्ट का अलग मैनेजर भी है जो हर प्रोडक्ट को देखता है। अब अगर मैं एक प्रोडक्ट को हटा दूं तो क्या वो जो जनरल मैनेजर है उसकी तनख्वाह कम करूंगा?
तो फायदा क्या हुआ मुझे? जनरल मैनेजर की तनख्वाह तो कम नहीं हुई, ठीक है, फैक्ट्री का रेंट कम नहीं हुआ। हाँ, वो जो उस प्रोडक्ट का मैनेजर था उसको मैं छुट्टी कर दूंगा, मैं कहूँगा बस यार तुम ये बनाते थे, अब ये जरूरत बनाती नहीं है, तुम जाओ, ठीक है, वो फायदा है, बचत हो गई। लेकिन ये बाकी चीजों में मैंने कोई भी बचत नहीं की। इसको बोलते हैं कॉमन फिक्स कॉस्ट विच इज कॉमन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक। और हमने कहा एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट, हमने इसको एलोकेट कर दिया कहीं और। हमने कहा क्या कहा थोड़ी देर पहले कि वो एक ऐसा मैनेजर है जो कि इस जगह पे काम कर रहा है, अब अगर ये खत्म हो गया तो उसको उठाकर कहीं और लगा दो, तो उसकी कॉस्ट तो कम नहीं हुई ना। तो अगर ऐसी कॉस्ट है जो कि एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट, जो कि एलोकेटेड व्हिच वी एलोकेट the answer lies in the way we allocate common fixed cost to our products। तो अगर ऐसी कॉस्ट है जो कि हम लोग कॉमन है सबके दरमियान, उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। जिसको अलग कर सकते हैं वो कम हो जाएगी, लेकिन जिसको अलग नहीं कर सकते वो कम नहीं होगी। जो रीएलोकेट हो जाए, जो रीएलोकेट हो जाए वो कम नहीं होगी, जो एलोकेटेड है वो कम हो जाए, ठीक है। गॉट द आइडिया? क्लियर है? इसको करने के दो तरीके हैं, एक ये तरीका है जिस तरह हमने किया, इसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा, और एक ये तरीका है ये। अब सारा ये दोबारा पढ़ें, पहले आप बनाएं ये, फिर आप बनाएं विदाउट, ठीक है। अगर विदाउट बनाएंगे तो आपने देखा कि ये 300,000 यहां से चला गया, हमने डायरेक्ट ये लिया, हमने डायरेक्ट ये फिगर लिया, ठीक, और फिर ये डायरेक्ट 260 का फिगर 1 2 3 इन तीनों को ऐड किया, ये फिगर ले लिया, मैंने डायरेक्ट आंसर निकाला 40,000 ये डायरेक्ट आंसर, ठीक। तो एक तरीका ये है कि आप पहले ये बनाएं, फिर ये बनाएं, फिर 40 का फिगर निकालें, और एक तरीका वो है जो हमने किया। अब आपकी मर्जी, आप एग्जाम में जो भी करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए क्वेश्चन जितना भी बड़ा हो उसकी कैलकुलेशन इस तरह छोटी ही हो, या तो इस तरीके से बड़ी कैलकुलेशन करेंगे, और या जिस तरीके से हमने किया इस तरीके से, इस तरीके से, सिंपल आसान तरीका, ठीक है। क्लियर है क्लास? क्लियर है? जाए आगे, क्लास आगे जाए। ओके, our allocations can make a segment look less profitable than it really is। तो ये सारी काम जो बात जो है वो एलोकेशन की वजह से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बिजनेस डिसीजन है मेक और बाय। मेक और बाय का क्या मतलब हुआ? मेक किसे कहते हैं? बनाना। बाय किसे कहते हैं? खरीदना, ठीक है, खरीदना, बेचना ही खरीदना, बाय नॉट सेल। अच्छा, ये एक मोबाइल है, इसके अंदर एक बैटरी है। अब आपके पास ऑप्शन है, इस बैटरी को खुद बनाएं या इस बैटरी को बाहर से, इस बैटरी को खुद बनाएं या बैटरी को बाहर से। बस ये इस चीज के ऊपर है कि अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं और उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है या कोई पार्ट है, बड़ा पार्ट है, छोटा पार्ट है, जो भी है, उस पार्ट को खुद बनाया जाए या बाहर से खरीदा जाए, कौन सी चीज अच्छी, इकोनॉमिकल, ठीक है, कौन सी चीज फायदेमंद, कौन सी चीज मुझे फायदा देगी है। लेकिन आपने जो भी डिसाइड करना है वो इस बेसिस पे डिसाइड करो, रेलेवेंट कॉस्ट के बेसिस पे। रेलेवेंट कॉस्ट क्या कहता है? डिफरेंशियल रेलेवेंट है, अवॉइडेबल रेलेवेंट है, बाकी सारी इररेलेवेंट है। सही है? स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। मेक और बाय। ओके, मेक और बाय एनालिसिस। वर्टिकल इंटीग्रेशन पढ़ा? व्हाट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन? वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन जी क्या होता है? किसने सुना है? पढ़ा भी होगा। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड होता था, ठीक है। तो उसमें वर्टिकल भी था, फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल है ना, ठीक है, वर्टिकल नहीं होता है। देखिए हॉरिजॉन्टल यू है, वर्टिकल जी। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्लास, वर्टिकल इंटीग्रेशन
New storage Increase power in the market. Increased power in the market. हाँ सही है. It is increased power in the market. But how do you get it? new product नया product ना expansion ना 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 ना. हाँ expansion उस केस में उस सेंस में नहीं. देखिए ये प्रोडक्ट है. इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल होगा? इंक, प्लास्टिक. अब देखिए sticker हाँ प्लास्टिक, स्टिकर. चलिए 3 चीजें. प्लास्टिक, इंक, स्टिकर. मैं बनाता हूँ मार्कर. अगर मैं मार्कर बनाता हूँ तो मैं क्या करूंगा? प्लास्टिक लेकर आऊंगा, इंक लेकर आऊंगा, स्टिकर खरीदूंगा और फिर प्रोसेस करूंगा. प्लास्टिक से ये चीज बनाऊंगा, फिर इसके अंदर इंक फिल कर दूंगा, स्टिकर ऊपर लगा दूंगा, मार्कर बन जाएगा. ठीक है. अब अगर मैं सोचूं यार प्लास्टिक वाला जो मैंने प्लास्टिक बेच रहा है ये भी पैसे कमा रहा है, ऐसे करता हूँ प्लास्टिक का काम भी खुद शुरू कर लेता हूँ. ठीक है. यानी मैं अपनी सप्लायर्स, मैं खुद ही अपना सप्लायर भी बन जाऊं. प्लास्टिक भी मैं खुद ही बनाऊं और फिर वहां से प्लास्टिक लूं और फिर उस प्लास्टिक से ये बनाऊं. horizontal इंक भी मैं खुद बनाऊं ना. horizontal backward ये तो हुआ है. ये देखें, ये मैं बना रहा हूं मार्कर. ये मेरा सप्लायर है. सप्लायर को भी मैं खरीद लूंगा, खरीद लूं. और ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है. मैं को यार डिस्ट्रीब्यूटर को मैं देता हूं, मैं उसको देता हूं 10 रुपए का, वो आगे बेचता है 20 रुपए का. 10 रुपए कमाता है एक मार्केट में. मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद शुरू कर, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी खुद. इसका प्रॉफिट भी मैं कमा रहा हूं, इसका प्रॉफिट भी मैं कमा रहा हूं, बना भी मैं रहा हूं. ठीक है. अब मैं सारे काम कर रहा हूं. अच्छा नहीं है? ज्यादा पैसे कमा सकता हूं, प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे. फिर कभी मेरा सप्लायर कभी कभी नखरे करता है, नहीं है यार शॉर्ट है, महंगा हो गया है. मसला भी नहीं होगा, मैं खुद ही सप्लायर हूं, मैं खुद ही इंक भी बनाता हूं, खुद ही इंक भी आएगी मेरे पास. कभी कभी सप्लायर इंक की क्वालिटी खराब कर देता है. अब कोई खराब कर सकता है इंक की क्वालिटी? नहीं. मैं खुद इंक बना रहा हूं तो इंक की क्वालिटी भी खराब नहीं होगी. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन. Vertical integration is good. It has some advantages. Smooth flow of parts and materials, better quality control, realized profit. Profit ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन इसका एक नुकसान है यार, जरा सोचिए. ये जो मेरा प्लास्टिक वाला था, ये खाली मुझे प्लास्टिक देता है. कितनी कंपनीज को प्लास्टिक देता है यार. तो ये कितनी प्लास्टिक बनाता होगा? बहुत ज़्यादा. तो इसके पास एडवांटेज जो होगा उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल. वो एडवांटेज मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि मैं तो प्लास्टिक बनाता हूँ अपने लिए, उससे मैं मार्कर बनाता हूँ बस. वो तो 1000 लोगों के लिए प्लास्टिक बना रहा है, मार्कर वाले के लिए बना रहा है प्लास्टिक से. और क्या बनेगा? बर्तन प्लास्टिक से बनते हैं, से उसके लिए भी बना रहा है. कुछ और बनता है प्लास्टिक से, उसके लिए भी बना रहा है. ठीक है. तो उसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जो कि मैं नहीं बना सकता. Companies may fail to take advantage of supplier who can create economies of scale advantage by pulling demand from numerous companies. तो ये मेरे पास नहीं होगा. Otherwise, vertical integration is something good. ठीक है. और आप economies of scale भी शुरू कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है. आप इतनी प्लास्टिक बनाएं कि आप अपने मार्केट्स के लिए भी बनाएं और बाकियों को भी प्रोवाइड करें. फिर पॉसिबल है कि आप economies of scale भी कर सकते हैं, आप प्रॉफिट्स भी ज्यादा कमा सकते हैं, आप अपने सप्लायर्स को भी कंट्रोल कर. ठीक है. सो इट इज पॉसिबल. ओके. गॉट द आइडिया? वर्टिकल इंटीग्रेशन क्लियर है? क्लियर है क्लास? अब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि मैं मार्कर बना रहा हूं, इस मार्कर के अंदर बनती है इंक, लगती है. मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इंक खुद बनाऊं या इंक बाजार से किसी और कंपनी से खरीदूं. इस डिसीजन को क्या बोलते हैं? मेक और बाय. गॉट द आइडिया? इस मेक और बाय के अंदर, बुक के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन है, इंतहाई जबरदस्त, जो दिमाग को बिल्कुल आउट कर देगा. ठीक है. तो वो मैं आज आपको दूंगा, आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, देखिएगा वो कैसे करेगा. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ओके जी. क्या हुआ? अगर आप समझेंगे ना तो होगा. अगर आप उस सिचुएशन को समझेंगे जो अभी मैंने आपको जिस तरह समझाया कि मैं ये बनाता हूँ, इससे क्या होगा, वो इसी भी एक लेवल आगे. यानी इसमें आपको ये कहेगा कि अगर ये इंक इसमें लगती है तो ये इंक पेन के अंदर भी लगती है,
तो इसको अगर पेन के अंदर लगा के बेचूंगा तो इतने का बिकेगा और इसके अंदर डालूंगा तो इतने का बिकेगा, तो क्या करूं, उधर बेचूं कि इधर बेचूं? ठीक है, इस किस्म की सिचुएशन है। तो इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, लेकिन इंटरेस्टिंग। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें। Essex company manufactures part 4A that is used in one of its products. हम लोग बनाते हैं पार्ट 4A जो कि मेरी एक प्रोडक्ट है उसके अंदर बनता है, लगता है इसके अंदर। ओके, द यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ दिस पार्ट इज गिवन एज फॉलोज। ये जो कॉस्ट है ये किस चीज की कॉस्ट है? किस पार्ट की? पार्ट 4A की। ये पार्ट 4A की कॉस्ट है और कितनी? 30 पर यूनिट। तो पार्ट 4A पर यूनिट कॉस्ट। ओके, डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है? 9, डायरेक्ट लेबर 5, वेरिएबल ओवरहेड 1, डेप्रिसिएशन 3, सुपरवाइजर सैलरी 2, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड 10, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है? 30 रुपए। ये जो पार्ट है ये मुझे कितने का पड़ता है? 30 रुपए का। क्लियर है? क्लियर है क्लास? आगे जाएं। ओके, द स्पेशल इक्विपमेंट यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पार्ट 4A हैज नो रीसेल वैल्यू। अब एक मसला है, वो कहता है ये जो है ना, ये किधर है? ये स्पेशल इक्विपमेंट, इसकी कोई भी रीसेल वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं पार्ट 4A को बनाना छोड़ दूं, तो क्या ये मशीन में बार बेच दूं, कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। तो मुझे इसको डिप्रिशिएट करना पड़ेगा जब तक ये 0 हो जाए। तो क्या ये मेरी रेलेवेंट कॉस्ट है? नो, दिस इज नॉट अ रेलेवेंट कॉस्ट। इसको मैंने काट दिया। ठीक, आगे चलें। तरह पेरेंट The total amount of general factory overhead which is allocated on the basis of direct labor hours would be unaffected by this decision. Total amount of general factory overhead. अगर मैं पार्ट 4A को बनाना छोड़ दूं तो क्या ये कॉस्ट खत्म हो जाएगी? नहीं। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है would not be affected। इसका मतलब ये सेम रहेगा, अफेक्ट नहीं होगा। तो अगर सेम रहेगा तो क्या ये अवॉइडेबल कॉस्ट है? अनअवॉइडेबल। तो इस वजह से 10 को भी आप काट दें, अनअवॉइडेबल। ठीक है, आगे चलें। The 30 unit product cost is based on 20,000 products produced each year. ये जो 30 कॉस्ट है, ये कितने यूनिट्स के लिए है? ये कितने यूनिट्स के लिए? 20,000। इसका मतलब आपको टोटल खर्चा कितना करना पड़ेगा? टोटल खर्चा कितना करना पड़ेगा? 6 लाख। 6 लाख। ठीक है, अगर मैं ये प्रोडक्ट खुद बनाऊं तो मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा? 6 लाख। सही है? ओके, आगे चलें। An outside supplier has offered to provide the 20,000 parts at a cost of ₹25 per part. अब एक और बंदा है, वो मुझे कहता है कि यार आप 30 का बनाते हो, मैं आपको ये पार्ट कितने का दे सकता हूं? 25 का। लेकिन कितने पार्ट्स मुझसे खरीदोगे? कितने पार्ट्स खरीदोगे? 20,000। तो मुझे कितने पैसे दोगे? 5। डिसाइड करें, मेक और बाय। मेक और बाय। अगर बाहर से खरीदेंगे 5 लाख दूंगा, अगर घर में बनाऊंगा यानी अपने अगर फैक्ट्री में बनाऊंगा तो 6 लाख लगेंगे। मेक कर, मेक बाय। क्योंकि वैसे जो 10 और 3 तो 10 और 3 तो हमने फिर भी करना करना है ना, वो तो 10 और 3 तो फिर भी करना है, 13 तो फिर 13 वो हो गया, तो पर फिर यूनिट है। 25 पे 13 प्लस नहीं 13 पर यूनिट 20,000 करें तो कितना आ जाएगा? 25 के साथ ऐड कर दो तो फिर उसको 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए, अगर मैं बाहर से खरीदूं, व्हाट? अगर मैं बाहर से खरीदूं तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 5 लाख। अगर मैं घर पे बनाऊं, अपनी फैक्ट्री में बनाऊं, मुझे कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? 6 लाख। तो कौन सा अच्छा है? बाहर से खरीदें 5 लाख ज्यादा अच्छा है ना? नहीं, तो 25 नहीं। तो उसकी
वो चार्ज कर रहा है, बट $13 अपना भी लगेगा, मतलब उसका वार्ड। देखें अगर मैं बाहर से खरीदूं तो मुझे 5 लाख ये भी देना पड़ेगा, ये तो उसको दे दूंगा। फिर जब अपनी फैक्ट्री में देखूंगा तो ये कॉस्ट मेरी कम होगी नहीं, ये कॉस्ट मेरी कम होगी नहीं, तो 13 की कॉस्ट तो मुझे तब भी देनी पड़ेगी। और कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी? 13 मल्टीप्लाई बाय 20,000 कितनी होगी? 2,60,000। 2,60,000 तो 2,60,000 सॉरी 13 मल्टीप्लाई बाय 20,000 इक्वल्स 2,60,000। तो इसका मतलब ये है कि 6 लाख ये दूंगा और 2,60,000 वाला तो 5 लाख देंगे और 5 लाख ये दूंगा और 2,60,000 ये भी दूंगा। 7 लाख और अगर खुद बनाऊंगा तो 6 लाख से देना। तो लाख का लॉस अच्छा है। ठीक है, तो कितना ये जो है खुद बनाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो 13 की कॉस्ट है, वो जो कॉस्ट है मेरी वो अनअवॉइडेबल है, उस 13 को मैं अवॉइड नहीं कर सकता। तो असल में जो मुझे कॉस्ट है वो 6 लाख की नहीं है। असल में अगर कॉस्ट को देखा जाए तो वो 30 की बजाय -13 इक्वल्स 70। ठीक 17 मल्टीप्लाई बाय 20,000 इक्वल्स 3,40,000। 3,40,000 की है। हालांकि मैं दूंगा 6 लाख की कॉस्ट, लेकिन वो 6 लाख की कॉस्ट सारी की सारी जो है वो कॉस्ट नहीं है। असल में कॉस्ट 3,40,000 है। ये जो कॉस्ट है 2,60,000, ये तो वैसी की है वैसी दोनों जगहों पर है। ये तो अगर उधर उससे कराऊंगा तब भी दूंगा, इधर करूंगा तब भी दूंगा। तो असल जो कॉस्ट कंपैरिजन है वो है 340 और 500। तो यानी अगर मैं खुद बनाऊंगा तो मैं कितने पैसे बचा रहा हूं? 160 1,60,000 बचा। तो अच्छा नहीं, 1,60,000 बचा खुद बना, तो खुद बनाना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, गॉट द आइडिया क्लास? ठीक, जाओ आगे। ओके, ये सारा ये करके आपको बता रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चूजिंग वन ओवर अनदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जब आप फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन को चूज करें, जब आप एक ऑप्शन चूज करें दूसरे के ऊपर, और दूसरी ऑप्शन को छोड़ दें, तो जो दूसरी ऑप्शन को आपने छोड़ दिया उससे जो बेनिफिट आपको आ रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फॉर चूजिंग दिस ऑप्शन। इस क्वेश्चन में क्या कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या कोई बन सकती है? यस जी जी, क्या इसमें क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन सकती है? खुद ना बनाए तो 160 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। खुद ना बनाए तो आप बाहर से लें, जी, आप बाहर से लें तो आपको 5 लाख रुपए ये देने पड़ेंगे। ठीक है, और 260 ही है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि अगर मैं खुद बनाता तो मैं 1,60,000 बचा लेता। ठीक, अब ये 1,60,000 भी नहीं, देने पड़ जाए। ठीक है, एक किस्म के। तो 160,000 would be the opportunity cost if I go for buy. If I go for buy, so 160,000 would be my opportunity cost. Clear है? Clear है क्लास? आगे जाएं, अगला काम स्टार्ट करें। स्पेशल ऑर्डर स्टार्ट करें क्लास। ओके, स्पेशल ऑर्डर, एनी आइडिया व्हाट इज स्पेशल ऑर्डर? स्पेशल ऑर्डर हम लोग पहले इस बारे में शायद बात कर चुके हैं। स्पेशल ऑर्डर कोई आइडिया है? जिसमें बल्क में यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं होते, जिसमें बल्क में यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं होते, मतलब खास डिफरेंट होता है बाकी आपके डिफरेंट होता है। जी जी क्लास, नहीं आइडिया, नहीं याद? ओके, मैं आपको बताता हूं।
स्पेशल ऑर्डर देखें, स्पेशल ऑर्डर वो काम है जो कि कभी कभी होगा। स्पेशल ऑर्डर वो कभी कभी आएगा, हर वक्त नहीं होगा, और वो आपके नॉर्मल बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप नॉर्मल अपनी सेलिंग कर रहे होंगे, बाइंग सेलिंग मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, ये एक्स्ट्रा चीज है जो कि आएगा, ये रोज नहीं होता, ये कभी कभी आता है, ठीक है। और इसकी वजह से नॉर्मल मेरा डिस्टर्ब नहीं होगा ऑपरेशन, उसके साथ ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है। गॉट द आइडिया? स्पेशल ऑर्डर का आइडिया क्लियर हो गया सबको? स्पेशल ऑर्डर एक एक्स्ट्रा ऑर्डर आएगा मेरे पास जिसको मैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता हूं, जो मेरे नॉर्मल ऑपरेशंस को अफेक्ट नहीं करेगा। अब आपने कैसे डिसाइड करना है कि स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है? आप ये देखेंगे कि क्या मेरी ओवरऑल कॉस्ट ज्यादा हो रही है या मेरी ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा। अगर ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो फिर एक्सेप्ट कर लें, और अगर ओवरऑल कॉस्ट ज्यादा हो रहा है तो फिर एक्सेप्ट ना करें। अगर आप स्पेशल ऑर्डर के बगैर कमा रहे हैं 100 रुपए और स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करने की वजह से आपका प्रॉफिट चला गया 100 की बजाय 110 पे, तो स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करें। और अगर स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करने की वजह से आपका प्रॉफिट 100 से 98 हो गया तो स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट ना करें। गॉट दिस आइडिया? क्लास गॉट दिस आइडिया? स्टार्ट करें इसको। A special order is a one-time order that is not considered part of the company's normal ongoing business. So it is not part of my normal ongoing business. It's a one-time order. कभी-कभी आएगा, ठीक है? When analyzing the special order, only the incremental cost and benefits are relevant. वो cost या benefit जो ज्यादा या कम हो, उसको देखना है, ठीक है? सबको overall सब चीजों को नहीं देखना, सबको नहीं देखना, सिर्फ उसको देखना है जो incremental हो, जो या तो ज्यादा हो या फिर कम हो। Incremental cost and benefits are relevant. Start करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें क्लास। ओके, इस सबको रब कर दूं, इस सबको रब कर रहा हूं ताकि आपके पास ये क्लियर हो जाए। ये सारा भी रब कर दिया, वर्टिकल इंटीग्रेशन भी रब, ठीक है। पार्ट 4A भी रब कर दिया। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन सेज General Corporation makes a single product whose normal selling price is 20 per unit. सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास? 20, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपके पास 20। नॉर्मली आप 20 रुपए का ये चीज बेच रहे हैं। A foreign distributor offers to purchase 3000 units for 10 per unit. एक बंदा आया आपसे कहता है मुझे 3000 दे दे, और कितने का दे मुझे? 10 रुपए का। 10 रुपए का आपसे मांग रहा है, 3000 यूनिट्स मांग रहा है लेकिन 10 रुपए का मांग रहा है। आप नॉर्मली उसको कितने का बेचते हैं? 20 रुपए का। This is a one-time order that will not affect the company's regular business. ये ऑर्डर जो है वो कह रहा है वन टाइम ऑर्डर। वन टाइम ऑर्डर हम लोगों ने क्या कहा था, क्या चीज होती है? स्पेशल ऑर्डर है, तो ये आपके बिजनेस को अफेक्ट या आपके रेगुलर बिजनेस को अफेक्ट नहीं कर रहा। ओके, एनुअल कैपेसिटी इज 10,000 यूनिट्स। आपकी कैपेसिटी कितनी है? 10,000। आप कितने बना रहे हैं यूनिट्स? Annual capacity is 10,000 units, but Jet Corporation is currently producing and selling only 5,000 units. तो सबसे पहले तो ये देखें कि क्या आपके पास कैपेसिटी है कि आप इसको पूरा कर सकें? कैपेसिटी है, पूरा कर सकते हैं? यस। अब कॉस्ट को देखें कि कॉस्ट में क्या फर्क है, या कॉस्ट में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि ज्यादा या कम होगी, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट। 20 आपकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है और आपने क्या कहा, आप कितने बेच रहे हैं? 5000। तो आपकी सेल्स कितनी होगी? 5000 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स 100,000। आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है? डायरेक्ट मटेरियल 20, डायरेक्ट लेबर 5, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 10, मार्केटिंग कॉस्ट 5। तो ये टोटल कितने हो गए? 20 प्लस 5 25 प्लस 10 35 प्लस 5 40। So 40,000 is your variable cost. So now your contribution margin is 100,000 minus 40,000 equals 60,000. Contribution margin भी आ गया आपके पास, minus fixed cost. कौन कौन सी है? 28,000 and 20,000. तो fixed cost कितनी हो गई? 48,000. So 60 minus 48 equals
12,000। ये नॉर्मल सिचुएशन जो उसने आपको बता दी है क्वेश्चन के अंदर। दिस इज द डेटा व्हिच इज गिवन बाय द क्वेश्चन। नाउ यू नीड टू डिसाइड कि क्या मुझे स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी क्लास, हाउ डू यू डिसाइड? जी क्लास, हाउ डू यू डिसाइड? जी क्लास, हाउ डू यू डिसाइड? आप कैसे डिसाइड करें? हमने क्या करा कि सबसे पहले क्या चीज देखेंगे? क्या चीज देखेंगे आपको? क्या रूल बताया था आपको? इसका रूल क्या है स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का? इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट। अगर मैं स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करता हूं तो मुझे कितने पैसे आएंगे? 3 लाख 3000 at 10 30,000 आएंगे। पर यूनिट को मुझे कितने पैसे दे रहे हैं? 10। लेकिन पर यूनिट मैं कितने पैसे लगाता हूं? इसको मैं 3000 यूनिट दूंगा, इस पर कुछ खर्चा होगा? कितना होगा? क्या क्या खर्चा होगा? डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मार्केटिंग कॉस्ट, सारी चीजें होंगी। सारी चीजें होंगी। देखें, डायरेक्ट मटेरियल तो कंफर्म होगा ना, उसके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे मटेरियल लगेगा, ठीक। डायरेक्ट लेबर भी होगा, उसके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे मटेरियल लेबर भी लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी होगा, वेरिएबल वाला, फिक्स वाला नहीं, वेरिएबल वाला, वो भी होगा। ये 3 चीजें जरूर होंगी। मार्केटिंग कॉस्ट होगी। हम बेच थोड़ी उन्होंने तो ऑर्डर मांगे, हमने तो डायरेक्ट उनको बेचा। अच्छा देखें, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा हो कि स्पेशल ऑर्डर में मार्केटिंग कॉस्ट इनकम नहीं होगी, तो फिर आपने इस कॉस्ट को हटा देना। और अगर वो कह के इनकम होगी तो फिर आपने इसको ऐड करना है। इस क्वेश्चन में इस वक्त वो अज्यूम कर रहा है कि मार्केटिंग कॉस्ट इनकर हो रही है, तो पेट्रोल कॉस्ट कितनी इनकर होगी आपकी? 40,000 किस चीज के ऊपर इनकर होगी? 40,000 किस चीज पे इनकर होगी? 5,000 यूनिट। 5,000। ये कितनी यूनिट्स मांग रहा है? 3 है। तो इसके ऊपर कितनी इनकर होगी? 40,000 by 5 करें 40,000 डिवाइड बाय 5,000, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 8। मल्टीप्लाई बाय इसको आप एक यूनिट कितने का बेच रहे हैं? 10 का। और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 8। तो आप कितना इसमें बचा रहे हैं? 2 पर यूनिट। और यूनिट्स ये कितने मांग रहे हैं? 3,000। तो आप कितना बचा रहे हैं टोटल? 6,000। पहले, इससे पहले आपकी इनकम कितनी थी? 12,000। अब कितनी हो जाएगी? 18। क्या स्पेशल ऑर्डर की वजह से कोई फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर होगा? क्वेश्चन में उसने ऐसी कोई बात की है? देखें, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का मतलब क्या है? कि ओवरहेड जो कि फिक्स्ड, वो कम ज्यादा नहीं। जब तक डेफिनेशन क्या थी? फिक्स्ड ओवरहेड रिमेन्स फिक्स्ड, बहुत बड़ा चेंज। तो उसको क्या बोलते हैं? ह्यूज चेंज। सर जब तक एक्सपेंशन within the relevant range, huge difference। क्या कह रहा था? huge अपने घर बड़ा चेंज। नहीं, वो बड़ा चेंज उसने कहा, मैंने इंग्लिश में बता रहा था। ठीक है, ओके। अच्छा देखें, जब तक रेलेवेंट रेंज के अंदर है फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, नहीं हो रहा। और क्या आप रेलेवेंट रेंज के अंदर है? देखिए ना, कैपेसिटी आपकी कितनी है? 10। और आप कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो अगर ये 3,000 का मैं ऑर्डर ले लूं इससे, तो क्या मैं इस रेंज के अंदर हूं? बस ठीक है, रेलेवेंट रेंज के अंदर है। अगर मैं 10,000 से ज्यादा जाता तो फिर रेलेवेंट रेंज के बाहर हो जाता और मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ती। लेकिन अभी ये दो कॉस्ट इसी तरह है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है कॉस्ट। लेकिन जब मैं इसके लिए 3,000 यूनिट बनाता हूं तो क्या मुझे मटेरियल लगाना पड़ता है? डायरेक्ट मटेरियल, यस। डिफरेंशियल लेबर लगाना पड़ता है, यस। डिफरेंशियल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल वाला लगाना पड़ता है, यस। डिफरेंशियल मार्केटिंग कॉस्ट
हमने कहा अज्यूम किया कि लगाना पड़ता है, तो वो भी डिफरेंशियल। तो ये सारी डिफरेंशियल कॉस्ट है, ये सारी डिफरेंशियल, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक। इसका मतलब ये है कि 6000 मैं बचा लूंगा, इसका मतलब मेरा टोटल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो क्या मुझे स्पेशल ऑर्डर लेना चाहिए? यस। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है क्लास? जाए आगे? ओके, ये इसका आसान तरीका। और अगर आप इसको फुल कैलकुलेशन करते हैं तो फिर वो पूरा सा इनकम स्टेटमेंट दोबारा बनाएं और वो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन बस ये आसान तरीका है, 2 लाइंस के अंदर आपका आंसर निकल आएगा, यू आर डन, ठीक है। ओके, हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू। नॉर्दर्न ऑप्टिकल ऑर्डिनरली सेल्स द एक्स लेंस फॉर 50। अब नॉर्दर्न ऑप्टिकल एक लेंस कितने की बेच रहा है? 50 की। सेलिंग प्राइस इज 50, ये 50 हो गया। The variable production cost is 10. Variable production cost. Variable production cost कितनी है? 10 है। ये लीजिए। Variable production cost 10. The fixed production cost is 18. Fixed production cost 18. And the variable selling cost is 1. Variable selling cost 1. A customer has requested a special order for 10,000 units. अब ये कितने यूनिट्स मांग रहा है आपसे? 10,000। आपसे कह रहा है मुझे 10,000 यूनिट्स बना के दे। Of the X lens to be imprinted with the customer's logo. लेंस मुझे बना के दे, लेकिन उसके ऊपर मेरा लोगो छाप, ठीक है, मेरा लोगो प्रिंट करके। This special order would not involve any selling cost. क्या इसके अंदर कोई सेलिंग कॉस्ट इनकर होगी? नहीं। तो ये जो सेलिंग कॉस्ट ऊपर लिखी हुई है फिर वो रेलेवेंट है? नहीं। तो इसको हटा दो। देखिए हम यहां पर उसने कह दिया कि रेलेवेंट नहीं है, सॉरी यहां पर उसने कह दिया कि इनकर नहीं होगी। जब नहीं होगी तो रेलेवेंट नहीं। पिछले क्वेश्चन में उसने कोई भी ऐसी बात नहीं की, तो हमने कहा कि अज्यूम किया कि वो इनकर होगी। एग्जाम में क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि ये कॉस्ट इनकर होगी, ये कॉस्ट इनकर नहीं होगी। तो आपको पता होगा कि कौन सी कॉस्ट इनकर होगी, कौन सी नहीं, कौन सी रेलेवेंट है, कौन सी रेलेवेंट नहीं। सही है? क्लियर है? आगे जाओ। ओके, बट नॉर्दर्न ऑप्टिकल वुड हैव टू परचेज एन इम्प्रिंटिंग मशीन फॉर 50,000। लेकिन एक और मसला है, ये तो इनकर नहीं होगी, लेकिन आपको एक प्रिंटिंग की मशीन खरीदनी है, और वो कितने की है? 50,000 की है। बहुत महंगी है, 50,000। ओके, आगे चलें। व्हाट इज द रॉक बॉटम मिनिमम प्राइस? रॉक बॉटम मिनिमम प्राइस किसको बोलते हैं? रॉक बॉटम, बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे, ठीक है। रॉक बॉटम मिनिमम प्राइस बिलो व्हिच नॉर्दर्न ऑप्टिकल शुड नॉट गो इन इट्स नेगोशिएशंस विद द कस्टमर। आप कस्टमर के साथ नेगोशिएट करते हैं ना, इतने की, इतने की, तो वो कह रहा है कि ऐसी प्राइस बताएं मुझे जिससे नीचे आप लोग ना जाए। जिसका मतलब यह है कि अगर इससे नीचे चले गए तो फिर लॉस होता है, ठीक है। In other words, below what price would Northern Optical actually be losing money on the sale? There is ample idle capacity. तो फिर हमने कहा कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 10,000 बना सकते हैं कि नहीं, कैपेसिटी, रेलेवेंट रेंज। तो वो कह रहा है कि रेलेवेंट रेंज आपके पास बहुत है। एक चीज आगे देखें, there is ample idle capacity to fulfill the order and the imprinting machine has no further use after this order. लेकिन एक और मसला है, ये मशीन आपने खरीदी, इसके ऊपर प्रिंट लगा दिया, अब इसके बाद इस मशीन का कोई भी फायदा नहीं है। क्या ये बाजार में बेच सकता हूं? नहीं, ये बेकार हो जाएगा। अब बताएं मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए? आपके पास ऑप्शंस हैं 4, 50, 10, 15, 29। ये सारा डेटा है जो आपके पास गिवन भी है और मैंने यहां पर लिख भी दिया है। ये स्टार्ट क्लास, स्टार्ट करें। What is the rock bottom minimum price? कौन सी मिनिमम प्राइस है जिससे नीचे आप लोग नहीं जाएंगे? जी क्लास,
रॉक बॉटम मिनिमम प्राइस। जब आप ये प्रोडक्ट बनाएंगे आपकी कौन कौन सी कॉस्ट इनकर होगी? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर होगी। यस। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर होगी। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? बट वो तो यस, वो क्या फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? फिक्स। तो अगर मैं प्रोडक्शन ज्यादा कर दूं तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है? नहीं होती ना। तो क्या ये रेलेवेंट है? इररेलेवेंट। 10 यस, क्या ये रेलेवेंट है? नो। बट लेनी तो पड़ेगी। कौन सी 10? ये प्रिंट ये तो रेलेवेंट है। रेलेवेंट है 50,000। इस ऑर्डर को करने के लिए मशीन लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप प्रिंट नहीं कर सकते। अच्छा मशीन ले ली, अब आप कहेंगे चलो यार प्रिंट कर दो, फिर इसके बाद दोबारा मशीन बेच दो बस। लेकिन क्या ये दोबारा बिक सकती है? नहीं। क्या इसको मैं अपनी कंपनी में दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल बेकार। 15 लोग। तो फिर क्या करूँ? 50,000 डिवाइड बाय 10,000। 50,000 10,000 पे डिवाइड करें। ये सारा का सारा इसी से पैसे ले लेंगे आप। यस, ठीक है, ये आपने इससे लेने हैं, तो इसका और कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक। कितने आप इसके लिए यूनिट्स बना रहे हैं? तो पर यूनिट कितना आ गया? 5। तो 10 ये हो गया, 5। 5। इसके अलावा कोई और कॉस्ट है? नहीं। सो व्हाट इज द रॉक बॉटम मिनिमम प्राइस? 15। अब आप जब इसके साथ बातें करेंगे ना तो 15 से ऊपर जितना भी आपने कर दी, 16, 17, 18, 19, 20 जो भी हो। 50 अच्छा नहीं? अच्छा नहीं है? 50 अच्छा है। अच्छा है। ओके क्लास, प्रेजेंटेशन किसने करनी है? स्टॉप कर दें इब्राहिम। ये सर ये तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी?